एक ही सेशन में पूरा स्वर आप लोगों का खत्म हो जाएगा। जी हाँ साथियों, सही सुना आप लोगों ने। साथियों, मेरा नाम है अनूप कुमार सिंह और मैं स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube परिवार A to Z क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। साथियों, हम लोग आज स्वर देखने वाले हैं और पूरा सब कुछ जितना आता है वर्णमाला के अंतर्गत जो स्वर है जितना आता है वो सब कुछ हम लोग आज इस सेशन में देखने वाले हैं। साथियों, शुरू करते हैं आज का सेशन। ज़्यादा समय न लेते हुए छोटा सा क्लास रहेगा, पूरा निश्चित ही सब कुछ आप लोगों को समझ में आ जाएगा। हम जानते हैं कि वर्णों की संख्या कितनी होती है, 52 होती है, लेकिन यह 52 लिखने के आधार पर होती है। अगर हम कहें कि उच्चारण के आधार पर यानी बोलने के आधार पर वर्णमाला कितनी होती है, तो वर्णमाला बोलने के आधार पर 44 होती है। स्वरों की संख्या कितनी होती है, तो स्वरों की संख्या 11 मानी गई है। कई आधारों पर कभी कहीं 11 भी आता है, कहीं 13 भी आता है, कहीं 10 भी आता है, कहीं 1 भी आता है। वो पूरा स्थिति हम लोग जानेंगे। तो हिंदी में स्वरों की संख्या यदि पूछता है तो वो होता है 11। कौन कौन सा? अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। ये होता है कुल 11 स्वर। अगर यही पूछे कि मात्रा के आधार पर स्वरों की संख्या कितनी होती है, तो मात्रा के आधार पर स्वरों की संख्या हो जाती है 10। अ की कोई मात्रा नहीं होती, आ की होती है, बाकी सभी की होती है, लेकिन अ की कोई मात्रा नहीं होती। यही दूसरा प्रश्न ये करता है कि अमात्रिक स्वरों की संख्या कितनी होती है, तो बाकी स्वरों में देखिए मात्रा होता है, अ में केवल मात्रा नहीं होता है, तो यहां पे केवल संख्या हो जाएगा अ, यानी 1 हो जाएगा। वहीं अगला क्वेश्चन पूछता है मूल भाषा यानी संस्कृत में स्वरों की संख्या कितनी मानी गई है, तो संस्कृत में मूल भाषा में स्वरों की संख्या 13 मानी गई है। 11 ये है और एक ये हो जाता है ली और एक हो जाता है दीर्घ री। एक हो जाता है दीर्घ री और एक हो जाता है ली। ये दो बढ़ जाते हैं तो 11 2 13 हो जाता है। अगर हम स्वरों के भेद की बात करते हैं तो आप अभी तक यही जान रहे होंगे कि स्वरों के 3 भेद होते हैं, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। लेकिन कई आधारों पर स्वरों का वर्गीकरण किया गया है, तो आइए समझते हैं एक एक आधारों पर। मात्रा और उच्चारण के आधार पर यदि हम बात करते हैं स्वरों की संख्या, स्वरों का भेद, तो मात्रा या उच्चारण पर 3 आधारों में इसका वर्गीकरण किया गया है। पहला है ह्रस्व स्वर, दूसरा है दीर्घ स्वर और तीसरा है प्लुत स्वर। पहले अगर हम ह्रस्व स्वर की बात करते हैं तो इसमें कुल संख्या हो जाती है 4, जिसमें आते हैं अ, ई, उ, री। ये सारे ह्रस्व स्वरों की गिनती में आते हैं। वहीं अगर हम दीर्घ स्वर की बात करते हैं तो इसमें कुल 7 वर्ण आते हैं। दीर्घ स्वरों में भी 2 पार्ट में बट गया है ये कुल 7 वर्ण, आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। ये कुल 7 स्वर 2 पार्ट में बट गया है। आ, ई, उ ये तो है मूल दीर्घ, ये है मूल दीर्घ। इसी को हम सजातीय दीर्घ के भी नाम से जानते हैं। और ए, ऐ, ओ, औ इसको हम कहते हैं संयुक्त दीर्घ, इसको हम विजातीय दीर्घ के नाम से भी जानते हैं। अगर ये हम बात करते हैं क्यों इसका नाम संयुक्त पड़ा है, तो यह 2 स्वरों की सहायता से मिलकर के ये सारे वर्ण बने हुए हैं, इसीलिए इसका नाम संयुक्त दीर्घ है और विजातीय दीर्घ है। ठीक। वहीं अगर हम बात करते हैं प्लुत स्वर की, आप लोग अभी तक जानते होंगे कि प्लुत स्वर जो उच्चारण होता है, तो जो लंबे समय तक उच्चारण होता है वही होता है, लेकिन इनकी संख्या 8 होती है। लंबे समय तक उच्चारण जो होता है या फिर किसी दूर स्थित किसी को बुलाने के लिए जो प्रयोग होता है, वो सारा कुछ प्लुत स्वर में आता है। अ, आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ ये कुल 8 प्लुत स्वर होते हैं। अगर हम दूसरे की बात करते हैं कि जिह्वा के आधार पर कैसे इसका वर्गीकरण स्वरों का किया गया है, तो जिह्वा के आधार पर इसका वर्गीकरण 3 प्रकार से किया गया है। एक है अग्रभाग, दूसरा है मध्य भाग और तीसरा है पश्च भाग। अगर हम आपसे एक बात पूछें कि जिह्वा का अग्रभाग ये कौन सा है, ये अग्रभाग कौन सा है, ये दांत वाला है, ये दांत वाला अग्रभाग है, या फिर गले वाला ये अग्रभाग है, जो आपका ये लटका हुआ है लोरी, वहां का अग्रभाग है कि दांत वाला अग्रभाग है। तो आप ये बात आज जान लीजिए कि जो ये गले वाला ये भाग होता है जहां से जीभ निकला हुआ है, ये जीभ का अग्रभाग कहलाता है, और जो दांत वाला पार्ट होता है आगे वाला ये, तो ये पश्च भाग कहलाता है।
अब से आपका कंफ्यूजन दूर हो गया होगा। तो अग्र स्वर कौन से होते हैं जो जिह्वा के आधार पर अग्र स्वर कहलाते हैं, वो कौन से होते हैं? तो ई, ए, री, ये 5 स्वर जो हैं ये अग्र स्वर कहलाते हैं। ठीक है, अग्र स्वर कहलाते हैं, यहां से ये बोला जाता है। वहीं अगर हम पश्च स्वर की बात करते हैं कि यहां से ये जो दांत के पास है यहां से कौन कौन से स्वर बोले जाते हैं, तो आ, उ, ओ, औ, ये कुल 5 स्वर यहां से बोले जाते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है मध्य स्वर, अकेला है, अकेला बैठा हुआ है और होता है, और ये बीच से, जीभ की बीच वाली स्थिति से बोला जाता है। ये हो गया जिह्वा के आधार पर वर्गीकरण स्वरों का। वहीं अगर हम ओठ के आधार पर, ओठ की स्थिति के आधार पर यदि हम स्वरों का वर्गीकरण करते हैं तो 2 आधारों पर, 2 भागों में इसको बांटा गया है। पहला है वृत्तमुखी स्वर और दूसरा है अवृत्तमुखी स्वर या फिर अर्धवृत्तमुखी स्वर इसको कहा गया है। वहीं अगर हम वृत्तमुखी स्वर की बात करते हैं जो बोलते समय मुंह एकदम गोल हो जाता है, तो कौन कौन सा स्वर ऐसा है जो एकदम वृत्त की तरह गोल हो जाता है बोलते समय? तो देखिए ऊ एकदम गोल हो गया, ऊ, ओ, औ, आ, ये आगत स्वर है, इसको अलग से देखिएगा, इसको हम आगत स्वर के नाम से जानते हैं। जो डॉक्टर वगैरह लिखा जाता है, ऑफिस, इंग्लिश वाले शब्दों को हिंदी में लिखने के लिए जो प्रयोग में होता है वो आगत स्वर होता है। अवृत्तमुखी स्वर में कौन कौन से आ जाते हैं? बाकी बचे जो हैं अ, आ, ई, री, ए, ये सब अर्धवृत्तमुखी या फिर अवृत्तमुखी स्वर में आ जाते हैं। अगर हम अगला की बात करते हैं, चौथा, कि तालव्य या तालु के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण कितने प्रकार से किया गया है, तो 4 प्रकार से इसका वर्गीकरण किया गया है। पहला है समवृत्त स्वर, अर्ध समवृत्त स्वर, विवृत स्वर और अर्धविवृत स्वर। ये कुल 4 भागों में इसका वर्गीकरण किया गया है। समवृत्त स्वर के अंतर्गत ई, उ, री, कुल 5 स्वर आते हैं। वहीं अगर हम अर्ध समवृत्त स्वर की बात करते हैं तो ए और ओ, ये 2 स्वर इसके अंतर्गत आते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है विवृत स्वर। विवृत स्वर के अंतर्गत केवल एक ही स्वर आता है और वो है आ, इसको यहां से ध्यान रखिएगा। अर्धविवृत स्वर के अंतर्गत कुल 4 वर्ण आते हैं, अ, ऐ, औ और आगत वाला स्वर। ये स्वरों की गिनती में नहीं आता है, लेकिन इसको भी हम किस में गिनते हैं? अर्धविवृत स्वर में गिनते हैं। ठीक है, नासिका के आधार पर कैसे वर्गीकरण किया गया है? तो नासिका के आधार पर 2 भागों में इसका वर्गीकरण किया गया है। क्वेश्चन पूछता है कि अनुनासिक स्वर कहां से बोले जाते हैं? अनुनासिक स्वर तद्भव होते हैं या फिर तत्सम होते हैं? तो ऐसे करके ये क्वेश्चन पूछता है। अनुनासिक स्वर ये क्या होते हैं? ये ऊपर चंद्रबिंदु आकार में लग जाता है, वो अनुनासिक है। तद्भव शब्द होते हैं और नाक और मुंह दोनों से ये बोले जाते हैं। जब हम कोई किसी स्वर का उच्चारण करते हैं, अनुनासिक स्वर का, तो मुंह से ज्यादा वायु निकलती है और नाक से कम वायु निकलती है। ठीक है, तो वो सब क्या है? अनुनासिक स्वर के अंतर्गत आता है। स्वरों के बाद इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे अगर हम आंख का उच्चारण करते हैं, आंख का उच्चारण करते हैं तो यहां पे हाथ लगा करके देखिएगा, मुंह से ज्यादा और नाक से कम थोड़ी सी हवा बाहर निकलती है। ठीक है, तो ये क्या है? अनुनासिक स्वर है। वहीं अगर हम निरनुनासिक की बात करते हैं तो ये केवल मुंह से बोले जाते हैं। इतना इन दोनों में अंतर होता है। अब हम इसके स्वरों के उच्चारण स्थान की बात करते हैं कि स्वरों का उच्चारण स्थान कहां से बोला जाता है, कौन सा स्वर कहां से बोला जाता है। अगर हम कंठ की बात करते हैं तो अ, आ और अह, ये सब कहां से बोला जाता है? कंठ से बोला जाता है। संस्कृत में इसके लिए एक सूत्र है, अकूह विसर्जनीया नाम कंठा, इचु यसा नाम तालु, ऋतु रसा नाम मूर्धा, ऋतु लसा नाम दंत, उपध्मनीया नाम ओष्ठा। ये सब क्या है? संस्कृत में इसके सूत्र हैं। तो तालु से कौन कौन सा वर्ड बोला जाता है? तो ई
और ई ये तालु से बोला जाता है। मूर्धा से केवल री बोला जाता है। कौन सा ऐसा उच्चारण स्थान है जहां से कोई भी स्वर हिंदी का नहीं बोला जाता है? तो वो है दंत। दंत से कोई भी स्वर हिंदी का नहीं बोला जाता है। जो ली बोला जाता है वो संस्कृत का स्वर है, संस्कृत का स्वर है, इतना ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है। ओष्ठ की बात करते हैं तो ऊ और ऊ ये ओष्ठ से बोला जाता है, ओष्ठ की सहायता से। कंठ तालव्य, कंठ तालव्य से कौन कौन से बोले जाते हैं? एद औतो, एद औतो कंठ तालु, ओद औतो कंठोष्ठ। ए और ए कहां से बोले जाते हैं? कंठ तालु से बोले जाते हैं। क्यों ये दो स्थान से बोले जाते हैं? क्योंकि ये जो ए है यह अ और ई से मिलकर के बना है, तो इसीलिए कंठ तालु, और ओ जो है अ और ऊ से मिलकर के बना है, इसीलिए कंठ ओष्ठ। ठीक है, जब आपको ये मालूम होगा कि किससे ये बना है तो उच्चारण स्थान अपने आप निकल आएगा। पंचमाक्षर नासिका च, ये जो ऊपर बिंदी होती है वो कहां से बोले जाते हैं? नासिका से बोले जाते हैं। ये तो हुआ हमारा पूरा स्वर। साथियों, ये आप लोगों को क्लास यदि अच्छी लगी हो, पूरा स्वर एक ही क्लास में खत्म हो गया है। अगर अच्छी लगी हो तो आप लोग वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। ऐसे ही पूरा हिंदी का कोर्स हम आप लोगों का समाप्त करवा देंगे ऐसे ही छोटे छोटे वीडियो में। तो मिलते हैं अब अगले क्लास में नए सेशन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।